हेलो दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें आज बात करेंगे हम हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो बेसिकली applied physiology of thyroid, we can divide it into two parts. One is the hyper secretion of thyroid hormone, which is known as hyperthyroidism, and other is the hyposecretion of thyroid hormones, which is known as hypothyroidism. अब hyperthyroidism में दो कंडीशंस हैं हमारे पास, ग्रेव्स डिजीज एंड थायराइड एडिनोमा। और जब भी एक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो वो कंडीशन कहलाएगी थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके तीन कॉजेज हो सकते हैं, तीन टाइप कह सकते हैं। बच्चों में अगर होती है तो इट इज़ क्रिटिनिज्म, एडल्ट्स में मिक्सडीमा, और अगर ये ऑटोइम्यून टाइप का हाइपोथायरॉयडिज्म है देन इट इज़ नोन एज हाशिमोटोस डिजीज। सो जो आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसकी बात कर लेते हैं, फोकस इसी पे करते हैं। दिस कंडीशन occurs due to the hyper secretion of thyroid hormones। अब जब भी ज़्यादा सीक्रेशंस होंगे तो सीक्रेशन से मतलब क्या है, तो यहाँ पर मतलब है हमारा T3 एंड T4 हार्मोन से, स्पेशली T4 हार्मोन से। और ये सीक्रेशंस कहाँ से हो सकते हैं? फ्रॉम थायराइड ग्लैंड और फ्रॉम एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थायराइड ग्लैंड से ही हो, एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू से भी समटाइम्स ये सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, और सिम्टम्स और साइंस जो आते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के ही आते हैं। अब दो टाइप की हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिस ऑफ इट्स कॉज हम कह सकते हैं। वन इज द प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड अदर इज द सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको कई बार बताया है कि प्राइमरी वर्ड किसी भी डिजीज़ में हम कब यूज़ करेंगे, तो जब डिजीज़ किसी ग्लैंड के इटसेल्फ जो डिसफंक्शन से हो रही है उसके अंदर ही है उसका कॉज, उसी की मेन कमी है, तब हम यूज़ करेंगे प्राइमरी वर्ड। और सेकेंडरी वर्ड यूज़ करेंगे जब डिजीज़ किसी अदर ऑर्गन, वो वहाँ पर अदर ऑर्गन है, वो फॉल्ट पे है, उसके इन्फ्लुएंस्ड में आके जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर वो अपने सीक्रेशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तब हम सेकेंडरी वर्ड यूज़ करेंगे। So when hyperthyroidism occurs due to the pathology of thyroid gland itself, it is known as primary hyperthyroidism. And when the hyperthyroidism occurs due to the pathology outside the thyroid gland, it is known as secondary hyperthyroidism. Secondary का cause हो सकता है maybe due to the tumor of the pituitary gland. Pituitary gland का ट्यूमर हुआ, वहाँ से TSH ज़्यादा आया, unnecessarily TSH सीक्रेट हो रहा है और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है T3 T4 सीक्रेट करने के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, देन इट इज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू से ही T3 T4 का सीक्रेशन है तो डेफिनेटली इट इज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इफ यू नो द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट क्या सिम्टम्स शो करेगा? हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी इज देयर इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है उसको बहुत, बिकॉज हीट प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रखा है, तो हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। एनर्जी हीट प्रोडक्शन में ज़्यादा जा रही है तो यहाँ पे फटीग भी देखने को मिलेगा। फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। स्वेटिंग, काफ़ी स्वेटिंग होगी। पाल्पिटेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नर्वसनेस, हाइपरफेजिया, ज़्यादा कैटाबॉलिज्म हो रही है तो भूख भी यहाँ पे ज़्यादा लगती है। एंड वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ हाइपरफेजिया, जब स्टिल पर्सन या पेशेंट ज़्यादा ईट कर रहा है फिर भी यहाँ पर वेट लॉस देखने को मिलता है। एंड लॉस ऑफ लिबिडो, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में सेक्सुअल डिजायर भी लॉस्ट हो जाती है। साइनस टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज्ड हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी देयर। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर आइसोलेटेडली इंक्रीज करता है, डायस्टोलिक प्रेशर इतना नहीं इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से गैप इंक्रीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर
क्यों इंक्रीज कर रहा है? तो इसका एक रीज़न होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। जो इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, स्टिफनेस थोड़ी आ जाएगी, तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। फाइन ट्रेमर्स, मतलब बहुत ही फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, एक पार्किंसंस में देखने को मिलते हैं, अदर हमारे सेलुलर डिजीज में कंपैरेटिवली कोर्स होते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में फ्रीक्वेंसी ट्रेमर की बहुत ज़्यादा होती है, तो फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। अब कॉज के बेसिस पर थायराइड स्वेलिंग भी मिल सकती है, अगर वहाँ पे कोई एडेनोमा है, कोई ट्यूमर है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉज अगर वही है तो थायराइड स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो वार्म एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी। मसल वीकनेस, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, मसल वीकनेस देखने को मिलता है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, रेट्रोऑर्बिटल टिश्यू में फैट डिपोजिशन या स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सोप्थाल्मोस देखने को मिलता है, आई बॉल्स आगे की तरफ प्रोट्रूड कर जाते हैं। और साथ ही साथ जो ऐसा भी देखा गया है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मसल, जो आई बॉल को होल्ड करने वाली मसल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, उनका डिजनरेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग भी नहीं हो पा रही है, तो रिट्रैक्टेड आईलेट फील होते हैं यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब पर्सन सोता है या वो आइज़ को क्लोज, लिड्स को क्लोज करने की कोशिश करता है तो पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं और वो खुले रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर एपिथेलियम जो है आई बॉल में उसकी ड्राइनेस और वहाँ पर कॉर्नियल अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। रेट्रोऑर्बिटल एडिमा मेनली देखने को मिलता है गायनेकोमेस्टिया। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स एंड दीज साइन एंड सिम्टम्स आर बेस्ड अपॉन द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का, तो वो कैसा होगा? एक ऐसा पर्सन जो लीन एंड थिन है, बिकॉज उसमें वेट लॉस हुआ है, मसल्स का लॉस हुआ है, जिसको गर्मी बहुत लग रही है, हीट इंटॉलरेंस है, जिसको भूख खूब लगती है, खाता खूब है, लेकिन उसको उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, उसके हैंड्स में फाइन ट्रेमर्स हैं, उसका जब हैंड शेक कर रहे हैं तो वहाँ पर वार्म एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिल रही है, वेरिंग डिग्री ऑफ उसको डायरिया हो सकता है, बिकॉज थायराइड हार्मोन जीआई मोटिलिटी को भी अफेक्ट करता है, उसको थकान रहती है, फटीग है, एक्सट्रीम फटीग है, बट इंसोम्निया भी है, बिकॉज इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी नर्वस सिस्टम की ज़्यादा है, तो थका बहुत है लेकिन नींद नहीं आती है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। तो एक आप इमेज बना सकते हैं कि ऐसा पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट हो सकता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम बेसिकली रेडियो इम्यूनो एसे के थ्रू हम TSH एंड T3 T4 का लेवल चेक करते हैं। तो जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म है तो एक बात हमको याद रखनी है कि T3 T4, फ्री T3 T4, इसका लेवल हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ा हुआ होगा हमेशा। तो जब भी हम हाइपोथायरॉयडिज्म कह रहे हैं तो T3 T4 का लेवल हमेशा हमें यहाँ पे कम मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि T3 T4 के साथ TSH का क्या स्टेटस है। अगर T3 T4 हाई है और TSH लो है, इसका मतलब जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कह रहा है थायराइड ग्लैंड से कि आप कम प्रोड्यूस करिए, मतलब ये ठीक से इसको गाइड कर रहा है, बट थायराइड ग्लैंड यहाँ पर TSH को इग्नोर कर रहा है, वो स्टिल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जो डिजीज़ है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है, पैथोलॉजी उसके अंदर ही है, देन इट इज़ ए केस ऑफ प्राइमरी hyperthyroidism. So when there is high amount of T3 T4 and also TSH is low, then it is primary hyperthyroidism. बट अगर T3 T4 के हाई अमाउंट के साथ, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ TSH भी हाई है, देन इट इज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हम कह सकते हैं कि ये T3 T4 का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ये इस ज़्यादा TSH की वजह से हो रहा है, और TSH तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, मतलब आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड ये आ रहा है, तो यहाँ पर कॉज आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड, देन इट इज सेकेंडरी
हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बेसिकली थायराइड प्रोफाइल जो हम करते हैं यही 3 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। एक फ्री T3T4 प्लस TSH होता है, एक टोटल T3T4 एंड TSH होता है। तो टोटल में प्रोटीन बाउंडेड T3T4 और फ्री दोनों आ जाते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में? ओबियसली वी विल एडमिनिस्टर एंटी थायरॉयड ड्रग्स, थायोसाइनेट, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जो वेरियस स्टेप्स जो हमारे थायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस हैं उसको इनहिबिट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, तो थायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस रुक जाएगी। दे यूजुअली इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जो फर्स्ट स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग एंड बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द टायरोसिन मॉलिक्यूल, जिसको हम ऑर्गेनिफिकेशन या टायरोसिनेशन कहते हैं। तो थायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस का अगर आपको याद हो तो पहले आयोडाइड ट्रैपिंग होता है, फिर वो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद आयोडीन टायरोसिन मॉलिक्यूल पर बाइंड करती है, तो MIT और DIT बनते हैं। फिर MIT और DIT की आपस में कपलिंग होती है, तो T3 एंड T4 बनते हैं। ये सब थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पर होता है। फिर उसका पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये हमारा उसके बाद इसमें से T3 T4 रिलीज हो जाते हैं। तो ये थायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये कंडीशन कहलाती है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस अपने आप में एक स्टेट है, उसका कॉज ग्रेव्स डिजीज भी हो सकता है, उसका कॉज मल्टीनोडुलर ग्वाइटर भी हो सकता है, उसका कॉज टॉक्सिक एडेनोमा भी हो सकता है। सो इट इज ए स्टेट ऑफ थायरॉयड हार्मोन एक्सेस। ठीक है, सीवियर एक्सेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, तो हम उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कह देते हैं। और सडन उससे भी ज़्यादा सीवियर देखने को मिल रही है और सडन है, तो उसको हम थायराइड स्टॉर्म कह देते हैं, जिसको हम बाद में बताएंगे। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस कैन ऑल्सो अकर विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसका क्या मतलब है? इन केस ऑफ थायरोडाइटिस, पेशेंट को ऐसा कोई हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं थी, इन्फ्लेमेशन हुआ ग्लैंड का, थायरोडाइटिस हुई और सडनली ज़्यादा अमाउंट में T3 T4 रिलीज होने लग गए। तो पहले पेशेंट नॉर्मल था, यूथायरॉयड था, बट ड्यू टू दिस थायरोडाइटिस और ड्यू टू द एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, या जिसको हम कहें पेरेंट्रल या ओरल, बेसिकली ओरल, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा दे दिया T3 T4 का, और उससे सडन एक कंडीशन डेवलप हो गई जिसमें T3 T4 काफ़ी ज़्यादा हैं, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज है जो हाइपरथायरॉयडिज्म में और थायरोटॉक्सिकोसिस में, इट इज़ ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज, ये शॉर्ट नोट आता है, इसको समझ लें। दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट TSH रिसेप्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको नोट करना है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकुलर सेल के पास TSH रिसेप्टर्स हैं, जिस पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके अटैच होता है। तो यहाँ हमारी बॉडी या पेशेंट की बॉडी ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करने लगता है, और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ इसी TSH रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर देते हैं। तो इन ऑटो एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये TSI क्या करेंगे? TSH रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि यूजुअली जो नेचुरल थायराइड हार्मोन है वो एक TSH रिसेप्टर को सपोज 1 आवर तक के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑटो एंटीबॉडीज़ लगभग 12 आवर्स तक के लिए उसको एक्टिवेट रखती हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन ऑटो एंटीबॉडीज़ का बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है। इसकी वजह से क्या होगा? कंटिन्यूस अगर T3 T4 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता, TSH रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता रहेगा, तो प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 बहुत बढ़ जाएगा, एंड द प्लाज्मा लेवल ऑफ T3 T4 इज़ वेरी हाई, बिकॉज ये एंटीबॉडीज़ ग्लैंड पर काम कर रही हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये काम कर रही हैं। तो जो हाई T3 T4 की वजह से फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सीक्रेशन बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है।
तो TSH कंसंट्रेशन इज़ वेरी लेस। और यहाँ पर बिकॉज कंटिन्यूस स्टिमुलेशन है तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बनी रहती है। इसके अलावा एक्सोप्थाल्मोस भी देखने को मिलता है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, यो फैट डिपोजिशन या ये रेट्रो ऑर्बिटल फैट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ऐसा देखने को मिला है कि दे ऑल्सो कॉज डिजेनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। तो हम कह सकते हैं कि एक्सोप्थाल्मोस इसमें जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की वीकनेस है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस ग्रेव्स डिजीज प्रोग्रेशन। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बाकी सिम्टम्स तो साइन सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के इस पेशेंट में आएंगे। प्राइमरली देखने को क्या मिलेगा? T3 T4 का लेवल हाई और TSH का लेवल लो। अब ये TSH लो क्या है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है, तो इसके लिए फिर हम एंटीबॉडी ऐसे करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट कराएंगे। TSI एंटीबॉडी अगर मिल रही हैं दैट मीन्स ये ग्रेव्स डिजीज़ है। इसमें ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स ये क्या करेंगे? ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को ओबियसली डिक्रीज कर देंगे और बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ थायराइड टिश्यू विद द ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है? ये रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो विद इन 1 डे व्हाट हैपेंड 80 to 90% रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक कर लिया जाता है हाइपर एक्टिव फॉलिकुलर या थायराइड सेल्स के द्वारा। और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन इन सीक्रेटरी हाइपर एक्टिव सीक्रेटरी सेल्स को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है, डिजनरेट करता है। तो एक तरह से जो सेल्स पहले हाइपर एक्टिव हो रही थी, T3 T4 का सीक्रेशन ज़्यादा कर रही थी, हमने उन सेल्स को ही एक तरह से रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया और इस रेडियो एक्टिव आयोडीन ने क्या किया? उन्हीं सेल्स को डैमेज कर दिया, तो T3 T4 का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, ग्रेव्स डिजीज के ट्रीटमेंट में, और बाई सब टोटल थायरॉयडेक्टमी अकॉर्डिंग टू नीड हम थायराइड ग्लैंड में से टिश्यू को डाइसेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब ये ग्रेव्स डिजीज़ हुआ। अब इस कंडीशन में समटाइम्स जब पेशेंट OT टेबल पे होता है तो वहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। सो व्हाट इज थायराइड स्टॉर्म? अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म becomes suddenly extremely ill with features like high fever, profound tachycardia, restlessness and sometimes circulatory collapse। डेथ भी हो जाती है। ऐसा हुआ क्यों? ड्यू टू ऑपरेटिव प्रोसीजर। अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जा रही है, फॉलिकुलर सेल्स डैमेज हो जा रही हैं, फॉलिकुलाई जो हमारा कॉलॉइड वाला रीजन है वो डैमेज हो जा रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी हमको पता है T3 T4 स्टोर्ड भी रहता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को सिंथेसाइज के साथ साथ स्टोर्ड भी करके रखती है। तो अगर ये स्टोर्ड फॉर्म सर्कुलेशन में आ जाती है T3 T4 एकदम से, सडनली T3 T4 एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सर्कुलेशन में आ गया, तो इसको कहते हैं हम थायराइड स्टॉर्म। और इस केस में क्या है? पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। हमको क्या करना है? T3 T4 को हटाना है प्लाज्मा से, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं स्टेरॉयड थेरेपी विद एंटी थायराइड ड्रग्स। तो इस थायराइड स्टॉर्म ना हो इसके लिए प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स किए जाते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है पहले। एक तो उसकी यूथायराइड स्टेट लाई जाती है, एंटी थायराइड ड्रग्स चलती हैं जिससे T3 T4 का लेवल कम आए। बिकॉज जब हम थायराइडक्टमी कर देंगे, पेशेंट की थायराइड ग्लैंड निकाल देंगे, तो वहाँ पर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, तो सडन जो ड्रॉप होगा थायराइड हार्मोन का वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं होगा। तो पहले हम यूथायराइड स्टेट क्रिएट करते हैं, कुछ वीक्स तक, मंथ तक ट्रीटमेंट चलता है एंटी थायराइड ड्रग से। साथ ही साथ यहाँ पर हम हाई अमाउंट में आयोडाइड भी देते हैं। हाई अमाउंट में आयोडाइड या आयोडीन देने से भी थायराइड ग्लैंड का साइज रिड्यूस हो जाता है, उसका सर्कुलेशन भी रिड्यूस हो जाता है और ऑपरेटिव प्रोसीजर सक्सेसफुल रहता है। इस इफेक्ट को कहते हैं वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। जब भी
हाई अमाउंट ऑफ आयोडाइड इंजेक्ट किया जाता है तो एक टेम्परेरी इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये टेम्परेरी इफेक्ट क्या करता है, T3 T4 के सिंथेसिस को रिड्यूस कर देता है कुछ वीक्स के लिए, 7 to 10 डेज के लिए। और इसके बाद अगर ये कंटिन्यू हाई आयोडाइड हम दे रहे हैं आफ्टर 2 वीक्स, तो थायराइड एस्केप फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट मीन्स अब ये वोल्फस्चैक इफेक्ट नहीं होगा, बट सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स का अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है। तो वोल्फस्चैक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब भी हाई अमाउंट ऑफ आयोडाइड्स देंगे, इट विल सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ T3 T4। ये क्या करती है, ये एक तरह से ऑटो रेगुलेटरी प्रोसेस है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। बट इसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका जो इफेक्ट है वो 8 to 10 डेज ही है। आफ्टर 8 to 10 डेज ग्लैंड इसको एस्केप करने लग जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस हाइपोथायरॉयडिज्म। थैंक यू वेरी मच।